गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम देख रहे हैं लेक्चर 10 पेडिग्री एनालिसिस। तो देखिए पेडिग्री एनालिसिस मतलब क्या होता है। इसके अंदर रिकॉर्ड होता है ऑफ अ इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट का 2 और मोर जनरेशन के लिए, जो कि हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री लाइक डायग्राम, जिसको कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। तो अब देखिए यहाँ पर हम अभी आपको बोलता हूँ मैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पेडिग्री एनालिसिस में, वी आर गोइंग टू see the tree-like diagram of particular genetic trait for 2 or more generation. Pedigree analysis. इसको जीनियोलॉजी भी कहा जाता है। जीनियोलॉजी, ये भी नाम याद रखिए। तो क्या बोले हम, what we are going to see in this pedigree analysis, here is the record of particular inheritance of particular genetic trait for 2 or more generation, which is going to present in the form of diagram or family tree like diagram, जिसको कहा जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। तो इसके अंदर पैरेंट दिखाए जाएंगे बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, और उनके जो ऑफस्प्रिंग है जो प्रोड्यूस हुए आफ्टर मैरिज, तो वो कनेक्टेड दिखाएंगे बाय मीन्स ऑफ वर्टिकल लाइन। जब मैं इसके आपको चार्ट दिखाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अभी जो मैंने बोला आपको, व्हाट इज इन पेडिग्री एनालिसिस, दिस इज द record of inheritance of certain genetic trait for 2 or more generation, जो हम किसके फॉर्म में प्रेजेंट करें, विच इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करेंगे, या फैमिली ट्री लाइक डायग्राम जिसको बोलते हैं हम, फैमिली ट्री लाइक डायग्राम। तो इसको कहा जाएगा पेडिग्री एनालिसिस, जिसके अंदर हम पैरेंट दिखा रहे हैं बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, और उनके जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो कनेक्टेड बाय वर्टिकल लाइन। तो ऑफस्प्रिंग्स आर आल्सो शोन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बिलो द पेरेंट्स बाय नंबर्ड विद द अरबिक न्यूमेरिकल। And this pedigree analysis is the study of pedigree for the transmission of particular trait, finding the possibility of absence or the presence of trait which is in homozygous or in heterozygous state in a particular individual। तो इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस? क्योंकि ये यूज़फुल होता है। जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं जो एडवाइस देते हैं कि एक पर्टिकुलर कपल को कि मतलब हो सकता है आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे, वो देखेंगे उनके पेरेंट का पेडिग्री एनालिसिस। मतलब उन जो एक्स पेरेंट है, सपोज ये है एक्स और ये वाई, सपोज एक मेल है एक फीमेल है सपोज, तो ए और बी से दिखाएंगे। एक्स और वाई अगर दिखाए तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, लाइक क्रोमोसोम लगेगा वैसा। तो सपोज ये पेरेंट है, ए मतलब फादर है और सपोज बी ये मदर है, तो देखा जाता है कि इनके फैमिली में या इनके फैमिली में कहीं पर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो नहीं, जिसकी वजह से चाइल्ड को डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये पर्पस है इस पेडिग्री एनालिसिस का। फॉर द स्काई इज पिंक, उस मूवी में दिखाया गया है कि एक बेबी रहता है जिसको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर में क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है। वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन में आप देखते हैं वहाँ पर एडीए नाम का एक एंजाइम है, एडेनोसाइन डायमाइनेस। अगर वो एंजाइम कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन में अगर नहीं है या कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम होगी तो बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिसीज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो पेडिग्री एनालिसिस से हमको समझ में आ जाएगा, तो सच मैरिज क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। दिस टेक्निक इज यूजफुल in for genetic counselor to advise intending the couple about the possibility of having children with the genetic defect। कौन सी genetic defect, like हीमोफीलिया जो हमने देखा था पहले, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, अल्कानोप्टूरिया, पीकेयू है, पीकेयू, थैलेसेमिया, सो ऑन, या ब्रैकेडेक्टिलिटी है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है जिसको पॉलीडेक्टिलिटी कहा जाता है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये होता है। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये इंडिकेट करते हैं कि मेंडेलियन principles are also applicable to human genetics with some modification are found out later, like quantitative inheritance or sex linked character and other linkage। तो ये इसके अंदर देखा जाता है। तो देखिए ये क्यों ज़रूरी है, पेडिग्री एनालिसिस क्यों ज़रूरी था। तो देखिए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन इज़ वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू अ पर्टिकुलर रीज़न। कुछ रीजन्स हैं और वो रीजन्स क्या है तो यहाँ पर बता वन बाय वन कि कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी मेड, ये नहीं बनाने आता हमको। नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग वेरी लेस,
और जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा लंबा है, और जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है इसको अटेन होने के लिए एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, 12 to 14 ईयर। लेट से यहाँ पर बोला 15 ईयर्स। प्यूबरिटी अटेन होने के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है। और कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो है वो लेटर एक्सप्रेस होते हैं, आगे के जो लाइफ के स्टेजेस है वहाँ पर वो एक्सप्रेस होंगे। तो ये डिफिकल्टी सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फ्रांसिस गैल्टन, जिनको फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, तो इन्होंने रिकमेंड किया था ये पेडिग्री एनालिसिस फॉर जेनेटिक ट्रेट इन ह्यूमन। तो पेडिग्री एनालिसिस मैंने अभी आपको बोला है कि क्या होता है इसके अंदर। तो ऑफ ट्रेट सेवरल जनरेशन पेडिग्री ऑफ लाइक हीमोफीलिया इज डिस्कवर्ड बाय हाल्डेन। ये मैंने प्रीवियस ये जो प्रीवियस नहीं जो आगे आएगा लेक्चर उसके अंदर और मैंने ये नाम लिया हाल्डेन, जिन्होंने हीमोफीलिया डिस्कवर किया था, और ये इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। तो ये हमको पता है इन द डिसेंडेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो ये देखा जाता है द पर्सन फ्रॉम होम द केस हिस्ट्री, जहाँ से देखिए अब अगर हम एक पर्टिकुलर केस हिस्ट्री दिख रहा है, जैसे देखो सपोज यहाँ पर ये चाइल्ड दिख रहा है, देखिए आपको ये चाइल्ड। अब इसकी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो जहाँ से केस हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, एक पेरेंट यहाँ पर रहेगा, एक पेरेंट यहाँ पर रहेगा, मतलब हमको पता है एक रहेगा मदर, एक है फादर, पैटर्नल या मैटर्नल बोलेंगे। तो देखो जहाँ से ये केस हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग बोला हूँ मैं, फिर उसके बाद और ये फर्दर डिसेंडेंट्स दिख रहे हैं हमको इधर और इधर। तो अब ये जो डिसेंडेंट हमको दिखाई दे रहे हैं और जहाँ से केस स्टार्ट हो रहा है, तो पर्सन फ्रॉम वेयर द केस हिस्ट्री ऑफ पेडिग्री बिगिंस, जहाँ से स्टार्ट हुआ है उनको कहा जाएगा प्रोबंड इफ इट इज मेल, और फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाएगा प्रोपोसिटा। आप सिंपली याद रख सकते देखिए यहाँ पर वर्ड SITA है सीता, और आपको पता कि फॉर हिंदुइज्म हम मानते हैं कि हमारे मदर और फादर लाइक लॉर्ड रामायण मदर सीता, तो यहाँ से वर्ड याद रख सकते हैं सीता मीन्स फीमेल, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो प्रोबंड मतलब मेल जहाँ से केस हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और प्रोपोसिटा मतलब फीमेल जहाँ से केस हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, मेल और फीमेल उनसे। एंड चिल्ड्रन को बोला जाएगा सिबलिंग्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिबलिंग्स मतलब हमको समझ में आता है। तो इसके कुछ सिंबल्स है, देखिए पेडिग्री एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसकी एक डायग्राम दिया यहाँ पर, चार्ट्स दिए, और उसके आगे मैंने एक ट्रिक का एक चार्ट बनाया जिससे आपको ये इजी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर मतलब अगर जहाँ पे स्क्वायर दिखता है वो रहेगा मेल, नॉर्मल मेल है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं। सर्कल अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज फीमेल नॉर्मल, और अगर ये जो मेल और फीमेल है इसके अंदर अगर शेडेड पोर्शन दिखा रहे हैं हम, तो उसको कहा जाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब ये देखिए एक मेल है, ये फीमेल है, और ये थर्ड जेंडर है, तो शेडेड पोर्शन मतलब अफेक्टेड। और अगर सपोज थोड़ा सा पोर्शन शेडेड है तो उसको कहा जाएगा करियर और रिसेसिव ट्रेट। और ये है मेल, ये है फीमेल, इन दोनों के अंदर की ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है तो इसको कहा जाएगा मेटिंग और मैरिज। और ये अगर सपोज ऐसा डबल अगर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर सपोज ऐसा डबल लाइन लिख रहा हूँ, तो इसका मीनिंग होता है कंसंजीनियस मैरिजेस। कंसंजीनियस मैरिजेस मतलब मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर फैमिली में। उसके बाद देखो यहाँ पर हाफ शेडेड पोर्शन है, हाफ अनशेडेड पोर्शन है, तो इस कंडीशन को कहा जाएगा हेटेरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव। ये जो सिंबल दिख रहा है जहाँ पर देखिए ये ऑब्लिक लाइन दिखा है इसके अंदर, इसको कहा जाएगा डेथ, ये है सिंबल। और आगे सिंबल्स है देखिए, इसका मीनिंग होगा अबॉर्शन, जहाँ पर देखिए ये शेडेड पोर्शन दिखा है और ऊपर एक लाइन दिखाई, तो अबॉर्शन, या इसका मीनिंग होता है स्टिल बर्थ, मतलब हुआ बर्थ हुआ नहीं है। उसके बाद प्रपोजिटस और प्रपोसिटा, ये वर्ड हमने देखा है। प्रपोजिटस को और एक वर्ड क्या देखा था अभी हमने, प्रोबंड। प्रपोजिटस मतलब क्या था, फीमेल, और ये था मेल। ये मतलब क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल की हम केस हिस्ट्री देख रहे हैं तो जहाँ से स्टार्ट हुआ, जो फर्स्ट मेल रहेगा उसके अंदर वो रहेगा प्रोबंड, और जो फर्स्ट फीमेल रहेगी वो रहेगी प्रोपोसिटा। ये मैंने आपको अभी बोल दिया कंसंजीनियस मैरिजेस क्या होता है। ये है मोनोसाइगोटिक ट्विंस। मोनोसाइगोटिक ट्विंस मतलब जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म और फीमेल गैमेट मतलब एग, दोनों जब फ्यूज हो रहे हैं और एक जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है, इस जाइगोट में क्लीवेज होकर अगर दो और जाइगोट प्रोड्यूस है, मतलब ये दो आगे के एम्ब्रियो जिनका डेवलपमेंट होगा। अब देखिए प्रोड्यूस तो हुए एक ही से, एक ही ओवम से, ये एक ही जाइगोट है जिसका क्लीवेज होकर दो एम्ब्रियो प्रोड्यूस हुआ है, और दोनों से भी चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, और दोनों से जो भी चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसका सेक्स सेम रहेगा,
सेम सेक्स, तो इसको कहा जाएगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो मतलब सिंगल, जाइगोट, जाइगो का मीनिंग होता है पेयर, जाइगोटिक ट्विंस। और जो डाइजाइगोटिक होता है उसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल है उनके ओवरी से मतलब एट द सम फीमेल्स में एट द सेम टाइम ओवुलेशन के बाद मोर देन वन ओवम रिलीज हो सकता है, तो स्पर्म्स तो ज़्यादा रहता है। तो ये स्पर्म अगर फर्टिलाइज हुए आफ्टर क्वाइटस, फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, तो जब सो मेनी स्पर्म्स है तो वो क्या हो गया, ओवम को फ्यूज हो गया और उससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो मे बी मेल या मे बी फीमेल रह सकता है, क्योंकि ये हो गए दो ओवम। तो प्रोबेबिलिटी है जो स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है वो दोनों मेल भी रह सकते हैं, दोनों फीमेल भी रह सकते हैं, वन मेल वन फीमेल भी रह सकते हैं, तो वो रहता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए जो आपको चार्ट दिखाई ये याद रहना चाहिए, ये सिंबल। अब देखिए ये है ट्रिक जिससे आप याद रखोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट किसको कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव किसको कहा जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट किसको कहा जाएगा, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव किसको कहा जाएगा। ऑटोसोमल का मीनिंग हमको पता है, देखो डोमिनेंट का भी मीनिंग पता है, और ये है सेक्स लिंक्ड, मतलब जिसके अंदर एक्स लिंक्ड हो और डोमिनेंट और रिसेसिव आएगा। ये चार्ट आप अलग से कॉपी करके लिख सकते हो, और जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस के प्रॉब्लम देखोगे जो हम आगे भी लेने वाले हैं, तो उसके लिए ये चार्ट आगे रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा। उस चार्ट को देखकर अगर आप ये रीड करोगे तो आपको समझ में आता है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं उसके अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती है, इधर जनरेशन स्किप होता है। उसके बाद अफेक्टेड पैरेंट, जो भी पेरेंट्स अफेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर पैरेंट अफेक्टेड है, यहाँ पर चिल्ड्रन भी अफेक्टेड है। इस केस में देखिए यहाँ पर ये पेरेंट अफेक्टेड है, फिर यहाँ पर, तो मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वहाँ पर क्या होगा, अफेक्टेड पैरेंट को अनअफेक्टेड चिल्ड्रन रहेगा। एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए तो ये हंटिंगटन डिसीज, तो ये याद रखना क्या है, ये ट्रिक्स है, ये माइंड में रखिए। अफेक्टेड पैरेंट को अगर अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है तो वो इंडिकेट कर रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होगा, जनरेशन स्किप होगी, अनअफेक्टेड पैरेंट को अफेक्टेड चिल्ड्रन रहेगा। तो ये जब चार्ट देखेंगे तो हमको समझ में आता है, अनअफेक्टेड मतलब ऊपर मेल और फीमेल अनशेडेड पोर्शन से दिखाई देगा, और जहाँ पे नीचे का जो उनके इंडिविजुअल रहेंगे वो शेडेड पोर्शन से दिखाई देगा। ये कब होगा, जब मैरिज बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में होगा जो रेसेसिव प्लस हाइब्रिड रह सकते हैं या टू रेसेसिव रहेंगे, तो उस समय जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, जो वहाँ पर हमको ये जो दिख रहा है उनकी पेडिग्री, तो उसको कहा जाएगा ऑटोसोमल रेसेसिव। तो इसके लिए एग्जांपल याद रखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एससीए सिकल सेल एनीमिया। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या कहा जाएगा, डिसीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, मतलब ये दिखाएंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख सकता है हमको, क्योंकि फादर टू सन नहीं जा रहा है, मतलब फादर टू डॉटर और फिर बाद में सन में जाएगा, तो मतलब ऐसा होगा, ऑल डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर, ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ये फीमेल में ज़्यादा दिखेगा। एग्जाम्पल है विटामिन डी रेजिस्टेंट, रिकेट्स, रिकेट्स मतलब हमको पता है बोन पोरस होते हैं उसके अंदर। अब देखिए ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव दिख रहा है हमको, यहाँ पर मेल्स ज़्यादा अफेक्ट होंगे, more common, this is more common in male, disease tend to form from mother to son or father to daughter, तो ये ऐसा होगा, disease never transfer from father to son। तो देखिए, और एग्जांपल रहेगा इसका हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो इसके अंदर जो आगे के चार्ट दिख रहे हैं वो चार्ट पूरे आपको याद रखना। देखिए ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैन नॉट बी रेसेसिव एज टू अफेक्टेड पेरेंट्स could not have an unaffected offspring, so parent must be heterozygous। यहाँ पर ये दोनों heterozygous है, heterozygous मतलब समझ में आ रहा है दोनों अलग अलील है। यहाँ पर देखिए ये है ऑटोसोमल रेसेसिव, मीन्स यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए कैन नॉट बी अ डोमिनेंट एज टू अनअफेक्टेड पैरेंट, ये दोनों अनअफेक्टेड है, could not have an affected offspring, तो पैरेंट मस्ट भी यहाँ पर क्या रहेंगे, हेटेरोजाइगस। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में देखिए यहाँ पर sex linkage cannot be confirmed, 100% incidence of an affected daughter from an affected father, suggested X linked dominance इसके अंदर दिखेगा। यहाँ पर X linked recessive, मीन्स यहाँ पर भी सेक्स लिंकेज देखिए कंफर्म नहीं हो रही है, 100% इंसिडेंस ऑफ अफेक्टेड सन फ्रॉम एन अफेक्टेड मदर, सजेस्टेड X linked recessive।
यहाँ पर देखिए मेंडेलियन पैटर्न इन ह्यूमन इनहेरिटेंस दिखा है, इससे डाटा मैप्ड ऑन द फैमिली ट्री। तो मेल और फीमेल यहाँ पर क्रॉस दिखा है, देखिए वीडियो स्पीक मतलब क्या होता है, यहाँ पर वी जैसा मार्क होता है, ये ऐसा वैसा मार्क के जैसा दिखता है। इसमें देखो वीडियो पिक नहीं दिख रहा है, ऐसा वी शेप मार्क होता है। और यहाँ पर एक क्रॉस दिखा है, ये क्रॉस रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अटैच्ड ईयर लोब, ये जो ईयर लोब है यहाँ पर अटैच दिख रहा है। और कुछ पर्सन में क्या होता है, फ्री ईयर लोब। तो उनके लिए देखो ये दिख रहा है हमको, दिस इज हेट्रोजाइगस, ये है रेसेसिव, ये है हाइब्रिड, ये है रेसेसिव। तो इससे क्या आएगा वो हमको समझ में आता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड पेरेंट, सेकंड जनरेशन लिखा है प्लस आंट्स एंड अंकल, थर्ड जनरेशन लिखा है यहाँ पर टू सिस्टर। यहाँ पर देखिए ये दोनों हेटेरोजाइगस है पेरेंट, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। क्रॉस होने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखो एक तो मिल रहा है हमको डोमिनेंट या हाइब्रिड, यहाँ पर क्या मिल रहा है रेसेसिव, ये भी है रेसेसिव, ये है हाइब्रिड। तो मतलब ये क्रॉसेस से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोलना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए तो ये भी चार्ट टेक्स्ट बुक में आपको जो चार्ट दिए वाले सिकल सेल एनीमिया के लिए, वो चार्ट याद रखना। इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज अबाउट द इनहेरिटेंस इज यूज्ड। तो सेवरल जनरेशन के लिए ये जो फैमिली लाइक ट्री डायग्राम हम जो यूज़ कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। तो ये याद रखना। इसके ऊपर जब प्रॉब्लम आएंगे ना, हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको और ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ थ्योरी याद रखिए। ये जो सिंबल थे जो मैंने आपको अभी दिखा चुका हूँ, ये सिंबल रह गया था, देखिए वहाँ पर ये 5 अनअफेक्टेड ऑस्प्रिंग, तो ये याद रखिए। और ये दोनों चार्ट याद रखना, पेडिग्री एनालिसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट, एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव। यहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव, इसके एग्जांपल पक्के याद रखना जो टेक्स्ट बुक में दिए, क्योंकि इस चार्ट के ऊपर आपको पूछेगा कि ये पेडिग्री एनालिसिस किसकी है, मीन्स ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रेसेसिव है, या इनके नाम देकर एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमको ये जो दिख रहा है, ये पेडिग्री एनालिसिस है फॉर हीमोफीलिया, जिसको रॉयल डिसीज कहा जाता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अंदर हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी रहेगा। क्यों होता है, तो हमको पता है फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 के अब्सेंस की वजह से ये डिसीज़ होता है। एक बार मार लगने के बाद ब्लड जो आगे जाएगा वो क्लॉट नहीं होता, बहुत उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्वीन विक्टोरिया वॉज द करियर ऑफ हीमोफीलिया, दिस फीमेल वॉज हेटेरोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस थे। तो इनसे क्या होगा, ये जो फीमेल है इससे आगे के जनरेशन में जो डिसऑर्ड होता है वो ट्रांसमिट हुआ। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अभी तक हमने देखा था मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या रहते हैं, डिसीज क्या रहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हम क्या देखते हैं, साइटोप्लाज्म में हमको पता है सेल ऑर्गेनेल है। लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, जिसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, इंजन रूम ऑफ सेल, तो देखिए, या बायोब्लास्ट कहेंगे, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या रहता है, ऐसा सर्कुलर डीएनए रहता है। अब देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है, ये सेल ऑर्गेनेल तो एंडोप्लाज्म, ये यानी कि यूकैरियोटिक में दिखेगा, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा था मैं, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा ही और एक सेल ऑर्गेनेल जो मोस्टली प्लांट में रहेगा, एनिमल में नहीं रहेगा, एक्सेप्शन यूग्लिन है, जिसको हम नीदर प्लांट और नॉन एनिमल होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हमको पता है क्रिस्टा है, और ये रहेगा आउटर मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे तो हम दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो हम बाहर की मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और अंदर की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है क्रिस्टा, तो ये फोल्डेड रहती है। बट इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखेंगे तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन हमको पता है। बोलने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है देखिए, इस क्लोरोप्लास्ट में भी क्या है, सर्कुलर डीएनए, और इसके अंदर जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, वो राइबोसोम होता है 70S, दिस इज 70S। और जनरली हम जो इन सेल ऑर्गेनेल के बाहर का जो राइबोसोम है वो जनरली होता है 80S, किसके अंदर, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक। पर यूकैरियोटिक में ये दोनों सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेगा, इनके अंदर का राइबोसोम रहेगा 70S, और इन दोनों में है सर्कुलर डीएनए। ये जो सर्कुलर डीएनए
ये अपने रेप्लिकेशन के लिए मेन जो डीएनए सेल के अंदर, ये जो मेन अगर हम सेल दिखाएं यहाँ पर सपोज, ये अगर मैं मेन एक सेल दिखाऊँ जो यूकैरियोटिक सेल है, तो इसके अंदर इसका जो डीएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, तो इसके ये जो डीएनए इसका इनहेरिटेंस इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, तो इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए तो इसके अंदर क्या रखना क्या है, क्या याद रखना क्या है कि सम सेल्फ रेप्लिकेटिंग जीन लाइक डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो इसको क्या कहा जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। जैसे देखो हमको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, प्लाज्मिड है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल, जंपिंग जीन, ट्रांसपोजन ये कहा जाता है, जो डिस्कवर किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने इन जीमेस। तो देखिए सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए जो प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म, विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल क्या बोला मैंने आपको यहाँ पर, डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनको खुद का डीएनए, खुद की मशीनरी है। तो अब क्या होगा, ये जो इनके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है हमको, इसको कहा जाएगा प्लाज्मा जीन एंड ऑल अदर प्लाज्मा जीन, ऑल अदर प्लाज्मा जीन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ये सब मिलके क्या बनाता है, तो ये सब मिलकर बनाएंगे एक पर्टिकुलर प्लाज्मोन, जिसको कहा जाएगा जीनोम, इसको कहा जाएगा जीनोम इनका कॉन्स्टिट्यूट। ये क्या बनाएंगे, सब मिलके एक पर्टिकुलर ये बनाएंगे प्लाज्मोन, ये याद रखें नाम प्लाज्मोन, मतलब ये जीनोम के जैसा रहता है, लाइक जीनोम। इसको हम जीनोम पूरी तरह से नहीं बोलते, जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेटअप, जो क्रोमोसोम होता है, जीन होते हैं, उनको कहा जाएगा जीनोम। तो यहाँ पर इनका ये होगा जीनोम। तो सर्टन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर देखेंगे हम इनका, इनको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए सेल में मैंने अभी आपको बताया ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है इसके अंदर खुद का डीएनए, पर यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल देख रहे हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका ये जो डीएनए, तो ये जो डीएनए इसको क्या, ये जो इनहेरिटेंस दिखाएगा, इसको ये भी कहा जा सकता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर है ना ये, तो इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहा जाएगा, इनहेरिटेंस। या तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इन यूकैरियोटिक आर एज फॉलोज। अब जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देख रहे हैं हम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स, तो इसके अंदर भी और कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हम देखते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस होता है, नेक्स्ट पेज पर दिखाऊंगा मैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। ये किसका एग्जाम्पल है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस देख रहे हैं हम किसके अंदर, इन यूकैरियोट, ये याद रखें, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। तो इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल मतलब हमको समझ में आ गया मदर। तो अब क्या होता है देखिए, जब हम ये मैटरनल इनहेरिटेंस देख रहे हैं तो हमको पता है कि जो अमाउंट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जब भी स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, स्पर्म एंड एग दोनों हमको पता है हैप्लॉइड, इनसे आने वाला डिप्लॉइड जाइगोट। अब क्या हो रहा है, जब ये डिप्लॉइड जाइगोट आ रहा है तो दोनों का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली शेयर हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर है देखिए, प्रॉब्लम नहीं, ये जो बोल रहा हूँ मैं, ये जो एग है, ओवम है, अब इस ओवम के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमको पता है साइटोप्लाज्म रहेगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म इन एग इज ऑलवेज मच मोर देन दैट ऑफ स्पर्म। तो ये बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, साइटोप्लाज्म इन एग is much more as compared to sperm, जो यहाँ पर है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर हेरिडिटरी मटेरियल है दोनों सेक्सेस से इक्वली कंट्रीब्यूट होता है, ऑलमोस्ट इक्वल। पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है एग में वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू स्पर्म।
तो सो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल पेरेंट इज मोर, इसी को कहा जाता है मैटरनल इनहेरिटेंस। और इसका एविडेंस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर। जैसा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कॉइलिंग इन द शेल इन केस ऑफ स्नेल, जिसका मैं आगे आपको चार्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि साइटोप्लाज्म इन एग इज मच मोर एज कम्पेयर टू द स्पर्म। इसके वजह से क्या होगा, सो इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, सो इन केस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल इज मोर देन मेल, इज मोर देन मेल, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने बोला आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या बोलेंगे आप, कॉलिंग ऑफ शेल इन द स्नेल, कॉलिंग ऑफ शेल इन स्नेल। तो इसके लिए देखिए ये एग्जाम्पल दिख रहा है हमको आगे, ये देखिए शेल कॉलिंग इन केस ऑफ लिमनिया पेरिग्रा, अ फ्रेश वाटर स्नेल इज ऑफ टू टाइप, एक रहेगा डेक्स्ट्रल, डेक्स्ट्रा वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मीनिंग होता है राइट, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ राइट, और सिनिस्टल को कहा जाता है लेफ्ट। आपको केमिस्ट्री में आता है देखो डेक्स्ट्रो लीवो, उसके बाद सिनिस्टल और ये जो डेक्स्ट्रल आता है दोनों नाम, तो याद रखिए सिनिस्टल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रल मतलब क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर दिख रहा है देखो डेक्स्ट्रल और सिनिस्टल, इनका क्रॉस होने के बाद क्या होगा, डेक्स्ट्रल आएगा। कंसेप्ट क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है, मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या होगा, बीइंग मदर का जो साइटोप्लाज्म है एग के अंदर वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म। और हमको ह्यूमन में भी पता है, देखिए जब ये स्पर्म एंटर होगा इस ओवम के अंदर, तो आपको पता है कि इसका सिर्फ हेड जो पार्ट है स्पर्म का ऑनली वही एंटर होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर रहेगा। तब इमेजिन जो आगे चाइल्ड डेवलप हो रहा है उसको जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, तो साइटोप्लाज्म ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका इनहेरिटेंस ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट बोल रहा है। तो फिर क्रॉस होने के बाद हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर डेक्स्ट्रल आएगा, यहाँ पर डेक्स्ट्रल आएगा, फिर ये आगे चारों डेक्स्ट्रल आ इस क्रॉस में। जब हमको ये F1 मिला, F1 का ही क्रॉस कर रहा है, रिपीट, ये देखिए यहाँ पर क्या मिला हमको F1 में डेक्स्ट्रल, और डेक्स्ट्रल का क्रॉस करने के बाद हमको ये पूरे डेक्स्ट्रल ही मिले। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए ये मैटरनल इनहेरिटेंस इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए if I go to explain about this sinistal and dextral inheritance shell coiling in this snail, water snail जिसको बोलता है, since zygote receive the whole of its cytoplasm from the egg, the direction of shell coiling in the offspring is governed by the cytoplasm of mother, ये बोला cytoplasm of mother. When dextral female is crossed with the sinistal female, all the offspring of the F1 generation have dextral coiling. If sinistal female is crossed with the dextral male, the offspring have this genotype capital D or small d, but the coiling is sinistal होगी ऐसा। And when later they are cell bred, the type of genotype produced by the, उनसे फिर जीनोटाइप क्या प्रोड्यूस होगा, 1 कैपिटल डी 2 कैपिटल डी स्मॉल डी, और थर्ड प्रोड्यूस होगा 1 स्मॉल डी। तो हाउएवर द शेल कॉलिंग इन ऑल डेक्स्ट्रल, इन ये जो यहाँ पर शेल कॉलिंग दिख रहा है हमको इन ऑल, तो वो मिल रहा है डेक्स्ट्रल। यहाँ पर अगर देखें तो ये सब डेक्स्ट्रल मिल रहा है, बिकॉज द मदर हैज़ दिस जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी, जिसको कहा जाएगा डेक्स्ट्रल। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है ये मैंने आपको बोला। एक बार और देख लिया यहाँ पर, सिंस द ज़ाइगोट रिसीव द whole of its cytoplasm from the egg, the direction of shell coiling in the offspring is governed by the cytoplasm of mother. And when dextral female, अब यहाँ पर देखिए sinistal female थी, when sinistal female is crossed with the dextral male, the offspring will have capital D small d genotype, but coiling is sinistal. And when the latter are self crossed, 3 type of genotypes are produced, means 1 is capital D, 2 will be capital D small d, and 1 is small d. However, small coiling in all dextral because the mother has capital D small d genotype. तो ये याद रखिएगा। उसके बाद ये रह गया था हमारा ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। अब देखिए ऑर्गेनल इनहेरिटेंस किसको बोला जाता है, तो अभी जो जैसा मैंने बोला था कि जो डीएनए प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जो कंट्रोल करता है इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो इसका अगर मेल और एक अगर एग्जाम्पल देखा जाए
तो ये मेन एग्जाम्पल इसके अंदर हम जो देखेंगे वो है मिराबिलिस जलापा में। क्या होगा यहाँ पर, इसका मेन एग्जाम्पल याद रखिए, द कैरेक्टर विच आर कंट्रोल्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन केस ऑफ मिराबिलिस जलापा। और मिराबिलिस जलापा का मैंने आपको नाम बोला था, उसको क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट, जो डिस्कवर किया था इन्होंने, कोरोन्स, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कोरोन्स, इनका नाम याद रखिए। एग्जाम्पल क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल कौन सा रहेगा इसका, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस कहाँ पर नाम आया था इसका पता है, देखो हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं इसका, नाम याद रखिए, 4 o'clock प्लांट जो डिस्कवर किया था इन्होंने। तो अदर एग्जाम्पल अगर हम इसके देखेंगे तो और एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर आयोजप इनहेरिटेंस, ये दिखता है हमको मेज के अंदर, आयोजप इनहेरिटेंस इन मेज। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी भी एक दिखता है, इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी। पॉकी का मीनिंग क्या होता है, इम्बैलेंस इन द माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी, ये इसका एग्जाम्पल है, ये है POKY जो मैंने लिखा है, या अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, इनहेरिटेंस ऑफ पॉकी, POKY। इसका मीनिंग क्या होता है कि इम्बैलेंस इन माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रियल फिजियोलॉजी। तो ये याद रखें। इन फंगस, कौन सा फंगस देख रहे हैं, वही फंगस जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा। और एक है एंड पेटिट, PETIT, पेटिट, ये किसके अंदर दिखता है, ये ईस्ट के अंदर। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रियल कैरेक्टर है। तो देखिए पहले हमने देखा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर का साइटोप्लाज्म ज़्यादा कंट्रीब्यूट होने की वजह से वो अपना इनहेरिटेंस दिखा रहा था। ऑर्गेनल इनहेरिटेंस में हमने और वही एग्जाम्पल लिए, पर यहाँ पर क्या काम कर रहा है उनका, DNA, जो DNA प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जो कंट्रोल करेगा इनहेरिटेंस ऑफ सम कैरेक्टर। साइटोप्लाज्म में भी वैसा ही है, मतलब पर वहाँ पे हम साइटोप्लाज्म ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का भी रोल बोल दिया क्योंकि वो यहाँ पर आने वाला था। ये दोनों है सेल ऑर्गेनल्स, इसलिए इनको ऑर्गेनल इनहेरिटेंस बोला। दोनों में कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे मैंने आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोला है वहाँ पर उनके अंदर का साइटोप्लाज्म काउंट करने का, किसके अंदर का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जेली लाइक लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड है उसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हमको पता है कि एंजाइम्स रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द डार्क रिएक्शन। सबसे ज़्यादा मिलने वाला हमको पता है वर्ल्ड में जो प्रोटीन मिलेगा वो यहाँ पर ही मिलेगा, रूबिस्को प्रोटीन, रूबिस्को, क्योंकि इसकी एक्शन बहुत स्लो होती है तो इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में लगता है। और मैट्रिक्स के अंदर हमको पता है कि जो एंजाइम लगता है वो क्रेब्स साइकिल और ATS में काम करेंगे। तो ये था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और यहाँ पर अभी जो बताया मैंने आपको ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस हमारा हो चुका था, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद और एक कंसेप्ट था, देखिए ये कंसेप्ट जिसके अंदर हम बोलेंगे कि वेरिएशंस, जो वेरिएशन जो दिखते हैं हमको ऑर्गेनिज्म में, तो वेरिएशन मतलब हमको पता है कि डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, जिसको कहा जाएगा, जो डिफरेंस दिखता है हमको पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर उसको कहा जाएगा वेरिएशन। और वेरिएशन क्यों आती थी हमको पता है, किसकी वजह से आ रहा है वेरिएशन, लिंकेज की वजह से, रिकॉम्बिनेशन जो बोले हम, जो लिंकेज दिखाया जाता है तो उसकी वजह से। तो ये क्या रहेगा, वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन देखिए यहाँ पर बताया ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ब्लास्टोजेनिक मतलब हमको पता है ब्लास्टुला गैस्टुला ये स्टेजेस कहाँ के थे हमको पता है, तो इनके वजह से ये वेरिएशन दिखेंगे, जो दो टाइप के होता है, वन इज कंटिन्यूस अनदर इज डिसकंटिन्यूस, टू टाइप ऑफ वेरिएशन। ब्लास्टो मतलब हमको पता है ब्लास्टुला गैस्टुला कहाँ पर आता है ये, और जेनिक का मीनिंग होता है बर्थ,
और वेरिएशन का मैंने अभी बोला आपको कि द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो यहाँ पर देखो हमको दो टाइप के वेरिएशन दिखते हैं, और जनरल ये जो वेरिएशन होते हैं ये दो टाइप के होता है। एक होता है ओनली वेरिएशन बता रहा हूँ मैं, इसलिए इधर लिखूंगा वेरिएशन विच इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, और स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को क्या बोले थे हम, जेनेटिक्स। तो यहाँ पर याद रखिए, वन इज सोमैटोजेनिक वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन, और दूसरा क्या था, जर्मानल वेरिएशन। तो सोमैटोजेनिक मतलब क्या है, जो सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, और जर्म का मीनिंग क्या होता है, सेक्स सेल। हमको पता है जैसे हम माइटोसिस और मियोसिस देखते हैं, माइटोसिस कहाँ पर होगा, सोमैटिक सेल में, बॉडी सेल में, जो ग्रोथ और रिपेयर को कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जब गैमेट प्रोड्यूस होना है तब क्या हो जाएगा वहाँ पर, मियोसिस। तो मियोसिस कहाँ पर होगा, जर्मानल सेल में। तो वैसे हम यहाँ पर क्या देखें कि ये जो सोमैटिक वेरिएशन और नंबर 2 था जर्मानल वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन जो होगा वो कहाँ पर अफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट द बॉडी कैरेक्टर। तो ये याद रखिए, जहाँ पर हम बोले बॉडी कैरेक्टर, और इनको फिर क्या कहा जाएगा, इधर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम गिरेगा हमको, तो यहाँ का मैं स्पेस यूज करता हूँ। देखिए वेरिएशन अभी बता मैंने आपको इसका मीनिंग, इसलिए रिपीट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ये दोनों टाइप देख लेंगे हम। फिर उसके बाद चार्ट, सोमैटिक वेरिएशन एंड अनदर इज जर्मानल वेरिएशन। ये जो सोमैटिक होता है, सोमा का मीनिंग क्या होगा, बॉडी, और जर्मानल वेरिएशन, जर्म का मीनिंग क्या होता है, जर्म सेल, या जिसको हम बोलते हैं सेक्स सेल, सेक्स सेल। तो अब ये जो हमको दिख रहा है, जो सोमैटिक वेरिएशन दिख रहे हैं, उसी को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, बॉडी सेल विच अपीयर आफ्टर द बर्थ। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अक्वायर्ड कैरेक्टर या अक्वायर्ड वेरिएशन। और ये क्यों प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, अक्वायर्ड वेरिएशन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अक्वायर्ड, अक्वायर्ड वेरिएशन। अक्वायर्ड का मीनिंग हमको पता है, देखो आफ्टर बर्थ जिसको कहा जाएगा वो रहता है अक्वायर्ड, और इसको एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल अफेक्ट। तो एनवायरनमेंट अफेक्ट होने की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर यूज एंड डिसयूज होगा ऑर्गन का, और कॉन्शियस एफर्ट होता है, इसलिए इसको नॉन ये जो वेरिएशन आता है किसके अंदर, बॉडी सेल के अंदर, ये कभी ट्रांसमिट होता है, कभी ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये जो वेरिएशन है इसको कहा जाएगा नॉन हेरिटेबल वेरिएशन। ये कंसेप्ट हमको स्टार्टिंग को ही आता है, पर मैंने आप लास्ट में लिया क्योंकि वहाँ पर ये बोलूँगा पहले वो बराबर नहीं होगा, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को एक अलग से लिया। और उसके बाद देखिए नंबर 2 है जर्मानल वेरिएशन। तो ये हमको पता है कि ये सेक्स सेल में प्रोड्यूस होगा, और ये जो वेरिएशन होता है ये होता है इनहेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये पास होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस याद रखें। उसके बाद ये चार्ट याद रखना जहाँ पे ये बताए कि जर्मानल वेरिएशन कौन सा है, उनका पूरा चार्ट। तो इसके अंदर हमको दो टाइप दिख रहे हैं, वन इज कंटिन्यूस, अनदर इज डिसकंटिन्यूस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये याद रखना है। कंटिन्यूस वेरिएशन मतलब क्या है, दीज आर द फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन व्हिच कैन नॉट गिव राइज टू न्यू स्पेसेस एंड इट इज गोइंग टू अराइज विद द ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलील। रिकॉम्बिनेशन क्या है ये हमको पता है, देखिए कब होगा, जब मियोसिस के अंदर जो मियोसिस 1 होगा, जहाँ पे हम प्रोफेज देख रहे हैं, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, तो उसके अंदर जब लेप्टोटीन, पैचेटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस देख रहे हैं, तो वहाँ की जो फेज है, कौन सी, पैचेटिन स्टेज, वहाँ पर होगा रिकॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर और दो टाइप है, वन इज सब्सटैंटिव, अदर इज मेरिस्टिक। सब्सटैंटिव का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, देखिए आपको काम को आएगा, हैविंग फर्म बेसिस, हैविंग फर्म बेसिस इन रियलिटी, इन रियलिटी एंड सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मीनिंगफुल होते हैं, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर मीनिंगफुल। तो इसके अंदर आएगा हाइट, कलर, यील्ड, एग, तो ये। उसके बाद देखिए मेरिस्टिक। मेरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, जो काउंटेबल ट्रेट होते हैं उनको ये वर्ड यूज करते हैं, काउंटेबल ट्रेट इज मेरिस्टिक। तो जहाँ पे नंबर ऑफ ग्रेन, अब देखो नंबर मतलब क्या हो गया, काउंट कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा मेरिस्टिक इन एन ईयर ऑफ व्हीट। उसके बाद है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है इनको कहा जाता है म्यूटेशन और स्पोर्ट्स। ये नाम किसने दिया था तो हमको पता है, वहाँ पर साइंटिस्ट का नाम आया था डार्विन।
और कंसेप्ट जो था म्यूटेशन, वहाँ पर इनका भी नाम आता है, ह्यूगो डी वेराइस, और यहाँ पर डार्विन का नाम आएगा, और इसको कहा जाएगा सॉल्टेशन। ये वर्ड याद रखिए, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज वेरिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन। ये हमने देखा है, सडन इनहेरिटेबल चेंज जो होता है तो वो रहेगा म्यूटेशन। एंड द ऑर्गेनिज्म इज दस फॉर्म कॉल्ड एज म्यूटेंट। जिसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है उसको कहा जाएगा म्यूटेंट। तो इसके अंदर भी दो टाइप है, सब्सटैंशियल, इसका मीनिंग मैंने आपको बोला है, जिसका फर्म बेसिस रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और मीनिंगफुल रहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखिए, हेयरलेस कैट, शॉर्ट लेग्ड एंकॉन शीप, और जो मेरिस्टिक कैरेक्टर है जो काउंट करने आते हैं, तो दिस अफेक्ट द नंबर ऑफ पार्ट्स, पॉलीडेक्टिलिटी इन ह्यूमन। पॉलीडेक्टिलिटी मतलब मैंने बोला है, यानी कि ये थंब है और ऐसे सपोज ये 4 फिंगर है, तो एक और 6th यहाँ पर फिंगर आ गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा थंब आ गया, तो इसको कहा जाता है पॉलीडेक्टिलिटी। पॉली मीन्स मेनी, डेक्टिलिटी मतलब डिजिट्स जो है वो ज़्यादा आ गया। तो ये याद रखना है यहाँ तक, ओके।